आज के करंट अफेयर में हम इसी तरह के सारे क्वेश्चंस को कवर आउट करेंगे। मैं एक बार फिर से कहूँगी कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको सभी वीडियो प्रोवाइड कराई जा सकें टाइम टू टाइम और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। और मेरा नाम पूनम शर्मा है। तो चलिए गाइस स्टार्ट करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या आता है उस पर हम बात करेंगे। तो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किसे संसद के उच्च सदन राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है। ठीक है, तो राज्यसभा के उच्च सदन के लिए मनोनीत किया है। हम सभी को पता है कि जो लोग राज्यसभा होती है, ठीक है, जब हम राज्यसभा की बात करते हैं, ठीक है, तो जो राज्यसभा होती है उसके जो सदस्य बनते हैं उसमें 12 सदस्य को, ठीक है, जो 12 सदस्य होते हैं, ठीक है, उन्हें मनोनीत कौन करता है? उन्हें मनोनीत भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, तो ये बात तो हम सभी जानते हैं कि 12 सदस्य को मनोनीत करते हैं। तो आपसे मेरा एक सवाल है, जरा आंसर करना कि राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत सदस्य किस फील्ड से होने चाहिए। ठीक है, तो ये कौन कौन से क्षेत्र से होने चाहिए ये मनोनीत सदस्य जिन्हें राष्ट्रपति जी के द्वारा किया जाता है। तो ये आपका सवाल है अभी जो कि मैं आपको बताऊंगी। उससे पहले कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने संसद के उच्च सदन राज्यसभा के लिए किसे मनोनीत किया है। तो यहाँ पर आपको आपके नाम है सत्यनाम सिंह सिंधु, दूसरा आता है महेंद्र सिंह धोनी, उदय कोटक या अनिल अंबानी। तो ये जो किया गया है ये सत्यनाम सिंह सिंधु को किया गया है। ठीक है, और राष्ट्रपति देखिए जो टोटल स्ट्रेंथ होती है राज्यसभा की वो 250 होती है। ठीक है, तो 250 जो होती है राज्यसभा की टोटल स्ट्रेंथ होती है, जिसमें 238 सदस्य स्टेट और मतलब स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी के जो MLAs वगैरह होते हैं वहाँ से होते हैं, बल्कि 12 सदस्य को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है, यानी कि इन्हें नॉमिनेट किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। तो ये कौन कौन से फील्ड से होते हैं? ये कला के क्षेत्र से हो सकते हैं, ये साहित्य के भी क्षेत्र से हो सकते हैं। तो कला साहित्य विज्ञान, तो याद रखिएगा कला साहित्य विज्ञान, और ये सामाजिक सेवाओं के क्षेत्र से हो सकते हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा कौन से जो सामाजिक सेवाएं होती हैं यानी कि सोशल वर्क जो होता है, तो इन सभी सेवाओं से ही हो सकते हैं। उसी के साथ साथ आपको याद रखना है कि राज्यसभा जो होती है भारतीय संविधान के आर्टिकल 80 के अंदर इसे डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो आर्टिकल 80 में राज्यसभा, अगर लोकसभा पूछता है कि लोकसभा किस में आती है तो आर्टिकल 81 में डिफाइन की गई है लोकसभा। और अगर मैं पार्लियामेंट की बात करती हूँ, कंप्लीट सांसद की बात करती हूँ यानी कि पार्लियामेंट की, तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 79 में आर्टिकल को डिफाइन किया गया है। ठीक है, आई मीन संसद को डिफाइन किया गया। सो वेल गाइज, आई होप कि यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा। तो राज्य यहाँ पर टोटल सदस्य को जो नामांकित किए जाते हैं वो 12 सदस्य किए जाते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत सदस्य राज्यसभा में। ठीक है, तो टोटल 12 सदस्य को मनोनीत करती हैं हमारी राष्ट्रपति। चलिए, वेल आई होप गाइस कि आपको यहाँ तक चीज़ें समझ आ गई होंगी। आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलिए गाइस, तो चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और आगे चीज़ों को देखेंगे, लुक आउट करेंगे थोड़ा सा। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने सतनाम सिंह संधू को उच्च राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है। सतनाम सिंधु ने 2001 में मोहाली में चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की स्थापना की। वहीं 2012 में उन्होंने चंडीगढ़ विश्वविद्यालय की स्थापना की है। तो दोस्तों हमेशा याद रखिएगा, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज़ पता होना चाहिए किसके बारे में, राष्ट्रपति के बारे में। ठीक है,
और दूसरा राज्यसभा के बारे में भी पता होना चाहिए। तो ये हो गई राज्यसभा, और एक होता है आपका लोकसभा। तो इनके लिए आपको कुछ कुछ चीज़ें ऑलरेडी पता होनी चाहिए। जैसे कि गाइस सबसे पहले याद रखिएगा, जो राष्ट्रपति होते हैं वो भारतीय संसद के प्रधान होते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा, जो भारतीय संसद होती है उसके प्रधान होते हैं। राज्यसभा जो होती है इसे हमेशा उच्च हाउस, उच्च सदन कहा जाता है, यानी कि आप इसे अपर हाउस के नाम से भी जानते हैं। ये हमेशा अपर हाउस के नाम से जाना जाता है, बल्कि इसे हम निम्न सदन या आप लोअर हाउस भी कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, निम्न सदन या यू कैन से द लोअर हाउस। ठीक, तो लोअर हाउस के ये आर्टिकल भारतीय संविधान के आर्टिकल 81 में डिफाइन किया गया है। इसको आर्टिकल जो डिफाइन किया गया है वो आर्टिकल 80 में डिफाइन किया गया है। और यहाँ पे जो राष्ट्रपति के हैं उनके तो अलग आर्टिकल्स हैं, बट पार्लियामेंट के थोड़े से अलग होते हैं। पार्लियामेंट को जो किया गया है आर्टिकल 79 में डिफाइन किया गया है। तो ये राष्ट्रपति जो होते हैं संविधान के भाग 5 में इनका उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, भाग 5 में उल्लेख किया गया है। और याद रखिएगा, राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो भंग कभी भी नहीं किया जा सकता। ठीक, तो नहीं किया जा सकता, इसे आप डिसॉल्व नहीं कर सकते, बट इसे आप डिसॉल्व कर सकते हैं। 5 साल के लिए बनती है लोकसभा, इसे आप क्या कर सकते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ से जो राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। ठीक है, तो राज्यसभा जो बनती है वो 6 साल के लिए, बल्कि लोकसभा 5 साल के लिए बनती है। ठीक है, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ सीट 552 होती है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा कि कितनी सीटें बेसिकली होती हैं, तो 552 सीटें इसमें होती है। ओके गाइस, तो ये हमने आपको मैक्सिमम सीटों की संख्या यहाँ पे आपको डिफाइन कराई है कि इसमें मैक्सिमम सीटों की संख्या कितनी होती है। सो वेल, आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। तो गाइस, इसके बाद एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट है जो कि आपको डेफिनेटली मुझे लगता है कि पता होना ही चाहिए। ये नोट जो है जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है एक्चुअली। ठीक, तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ी चीज़ें और बताना चाहूँगी। चलिए, तो इसी के साथ साथ गाइस हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे कि हमें क्या पता होना चाहिए, ठीक है, हमें थोड़ा अंगला भारतीय समुदाय के बारे में भी पता होना चाहिए। तो ये जो सॉरी अंगला भारतीय समुदाय, ठीक है, तो ये अंगला भारतीय समुदाय के बारे में पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो 2000 अगर मैं बात करती हूँ अकॉर्डिंग टू द 2011 की जनगणना, अगर मैं इस जनगणना की बात करती हूँ 2000 जनगणना के अनुसार, स्वयं को अंगला भारतीय के रूप में पहचानने वालों को, जिन लोगों ने कहा कि हाँ मतलब हम अंगला भारतीय हैं, उनकी संख्या इंडिया में 296 थी। ठीक है, तो अंगला भारतीयों की जो थी वो 296 जो थी इनकी संख्या थी, जो अपने आप को अंगला भारतीय कहते हैं। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। दूसरी ओर अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ कि ऑल इंडिया, ठीक है, ऑल इंडिया एंग्लो इंडियन एसोसिएशन में, ठीक है, तो यहाँ पर जब ऑल इंडिया एसोसिएशन जो है, एंग्लो एसोसिएशन है, उन्होंने थोड़ा सा वो की थी। तो ये चीज़ें याद रखिएगा कि इनकी जो संख्या थी अकॉर्डिंग टू जनगणना, ठीक है, तो ये इतनी रही थी। इज इट क्लियर गाइज? और याद रखिएगा, संसद द्वारा संसद में संविधान संशोधन प्रभावी रूप से जब लोकसभा में किया गया, तो जो अंगला भारतीय सदस्य थे इनकी आरक्षण को ख़त्म कर दिया गया। लोकसभा विधानसभाओं में किसी भी अंगल भारतीय सदस्य को मनोनीत नहीं किया जाता। ठीक है, जो भी लोकसभा में, ठीक है, लोकसभा विधानसभाओं में कोई भी अब अंगला भारतीय नहीं होता। जिस तरीके से राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, उसी तरीके से पहले क्या किया जाता था कि लोकसभा में 2 अंगला भारतीय सदस्यों को मनोनीत करते थे भारत के राष्ट्रपति, पर अब ऐसा नहीं होता। इज इट क्लियर गाइस? तो अब इस प्रोसेस को नहीं किया जाता। अगला सवाल आता है हमारा, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने, ठीक है, यह आपका सवाल है, एनटीपीसी
एनटीपीसी ग्रीन लिमिटेड ने किस राज्य सरकार के साथ ग्रीन हाइड्रोजन के लिए समझौता किया है? ग्रीन हाइड्रोजन के लिए तो महाराष्ट्र के साथ किया है, उत्तर प्रदेश के, हरियाणा या तमिलनाडु? तो ये जो किया गया है ये महाराष्ट्र के साथ मिलकर के किया गया है। सो करेक्ट आंसर महाराष्ट्र है। साथ ही साथ अभी हमारे देश में मतलब याद रखिएगा लिथियम, तो लिथियम की माइनिंग के लिए याद रखिएगा, लिथियम की माइनिंग के लिए माइनिंग के लिए अर्जेंटीना से समझौता ज्ञापन किया है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा किसके साथ किया है? अर्जेंटीना के साथ समझौता ज्ञापन किया है। और लिथियम का सबसे बड़ा भंडारण इंडिया में जम्मू एंड कश्मीर में मिलता है। साथ ही साथ लिथियम का प्रयोग जो किया जाता है वो बैटरी बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये ई रिक्शा, ई व्हीकल सभी की बैटरीज के लिए इसे बहुत यूज़ किया जाता है। राइट, इसी के साथ साथ एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, ठीक है, तो ये याद रखेंगे, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने प्रति वर्ष 1 मिलियन टन क्षमता तक ग्रीन हाइड्रोजन और डेरिवेटिव, ठीक है, डेरिवेटिव के विकास के लिए महाराष्ट्र सरकार के साथ समझौता ज्ञापन किया है। ठीक है, यह समझौता अगले 5 वर्षों के लिए किया गया है और लगभग 80,000 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। तो ये आने वाले 5 साल, देखिए अभी मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, तो आने वाले 5 साल तक किया जाएगा। तो ये हमारे बजट के कैपिटल बजट में हम इसे रखेंगे। किस में रखेंगे? हम इसे कैपिटल बजट में रखेंगे, क्योंकि ये 1 साल तक आपका काम नहीं कर रहा। ठीक है, ये कितने टाइम को अफेक्ट कर रहा है? ये टोटल नंबर ऑफ 5 ईयर्स को अफेक्ट कर रहा है। तो याद रखेंगे बच्चे कि अभी जब हमारा बजट आने वाला है तो उनमें हम सभी चीज़ों को, रेवेन्यू बजट में उन चीज़ों को रखते हैं जिनका आपका जो सिर्फ क्या नाम है, जिनका एक फाइनेंशियल ईयर तक काम होने वाला है। अगर वो एक फाइनेंशियल ईयर के आगे चलते हैं तो उन्हें हम नहीं रखेंगे। ओके, तो ये याद रखेंगे। अगला आता है, हाल ही में पूर्वोत्तर भारत के पहले नेचुरोपैथी हॉस्पिटल की नींव कहाँ रखी गई है? तो सबसे अभी रिसेंटली पूर्वोत्तर भारत जो है ठीक है, तो वहाँ का पहला नेचुरोपैथी हॉस्पिटल है। तो आपके ऑप्शन है गुवाहाटी में, डिब्रूगढ़ में, शिलोंग में या इम्फाल में। तो ये डिब्रूगढ़ में रखी गई है। द करेक्ट आंसर इज द डिब्रूगढ़। तो डिब्रूगढ़ में इस हॉस्पिटल की पहली नींव रखी गई। लिखा भी है कि आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, ठीक है, सर्बानंद सोनोवाल और असम मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा। सर्बानंद सोनोवाल जो हैं ये पहले असम के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। तो हेमंत बिस्वा शर्मा, ठीक है, हेमंत बिस्वा शर्मा जो हैं वो करंट में मुख्यमंत्री हैं असम के। ठीक है, तो इन्होंने पहले योग और प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल यानी कि नेचुरोपैथी हॉस्पिटल की नींव रखी। असम के डिब्रूगढ़ में 100 बिस्तरों वाले इस हॉस्पिटल की नींव रखी गई। इस हॉस्पिटल को लगभग 100 करोड़ रुपए के निवेश के साथ लगभग 15 एकड़ भूमि पर तैयार किया गया है। ठीक है, तो ये डिब्रूगढ़ असम में इसे रखा गया है। ओके, बनाया गया। फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का अवार्ड किस फिल्म ने जीता है? यानी कि अभी की बेस्ट फिल्म जो रही है 2023 की 23 की, ये अवार्ड अब दिए गए हैं फिल्म फेयर में। तो किसे मिला है? रॉकी और रानी की प्रेम कहानी को, 12th फेल को, डंकी को या एनिमल को? तो ये 12th फेल को मिला है। दैट इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल मूवी, देखनी चाहिए, बहुत ही इंस्पिरेशनल है कि इवन हमारे जो कैडर के बच्चे हैं आईएएस के, यूपीएससी के, उन सभी को, वैसे तो आई थिंक आपने अभी तक ये मूवी देख ही ली होगी, पर अगर अभी भी किसी ने नहीं देखी तो गो विद इट, ज़रूर देखें, बहुत अच्छी मूवी है। ठीक है, और मेरे ख्याल से तो देखनी चाहिए, तो बिल्कुल देखें। तो 12th फेल को इस बार फिल्म फेयर में बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। तो विधु विनोद चोपड़ा द्वारा निर्देशित ये फिल्म है। तो ये भी याद रखिएगा किसके द्वारा है? तो विधु विनोद चोपड़ा जी ने इसको बनाया है और अपने नाम, ठीक है, ये अवार्ड अपने नाम के। यह फिल्म आईपीएस अफसर मनोज कुमार शर्मा के जीवन पर आधारित है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड विधु विनोद चोपड़ा को मिला है। ठीक है, इसके साथ ही इन्हें सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का भी अवार्ड दिया गया है। वहीं सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर अवार्ड, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर अवार्ड फिल्म एनिमल को दिया गया। अब ठीक है, बढ़िया फिल्म में रणवीर कपूर को मिला है। तो चलिए, बट लेकिन 12th फेल इज़ द वेरी ब्यूटीफुल और बहुत प्यारी सी फिल्म है। आई थिंक कि हम सभी को ये फिल्म देखनी चाहिए। ठीक है, और अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर देखें मेरे ख्याल से। तो
अगला आता है हाल ही में एक समुंदर मेरे अंदर। एक समुंदर मेरे अंदर प्रकाशित की गई है, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो आपके ऑप्शन हैं, अजीत डोभाल ने लिखी है, यानी कि जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी मतलब हेड हैं, देश के नेशनल सिक्योरिटी हेड हैं, उन्होंने लिखी है। अनिल चौहान ने, अमिताभ घोष जो कि एक बहुत बड़े लेखक हैं, या संजीव जोशी जी ने लिखी है? तो ये संजीव जी ने लिखी है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल, और चीफ ऑफ डिफेंस अनिल चौहान ने ब्रह्मोस एयर स्पेस के डिप्टी सीईओ संजीव जोशी द्वारा लिखित पुस्तक एक समुंदर मेरे अंदर लॉन्च की है। पिछले कई वर्षों में जोशी द्वारा लिखित यह पुस्तक 75 कविताओं का संग्रह है। तो ये संजीव जोशी के द्वारा लिखी गई है, एक समुंदर मेरे अंदर। तो गाइस आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। किसी को भी कोई दिक्कत है, कोई नहीं समझ आया, तो प्लीज़ चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखेंगे। चलिए, कुछ बहुत इम्पोर्टेंट किताबें हैं जो कि बच्चे आपको पता होनी चाहिए, आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में पूछी जा सकती हैं। तो उन किताबों के बारे में भी मैं थोड़ा आपको गाइड करना चाहूँगी। जैसे कि एक किताब थी टॉम ऑफ सैंड, ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक थी, दैट इज़ अ टॉम ऑफ सैंड, और ये गीतांजलि सिरी के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो गीतांजलि सिरी के द्वारा ये किताब लिखी गई है, टॉम एंड सैन। एक है एडम। एडम किताब भी बहुत इम्पोर्टेंट है, और एडम किताब को एस हरीश ने लिखा है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, एस हरीश के द्वारा। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक्स हैं जिनकी मैं बात आपसे कर रही हूँ। ठीक है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक है ओके गाइस, तो जब वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो किताब हैं जो कई बार पूछा जा सकता है, तो ये है एक बहुत ही फेमस बुक है जो कई बार पेपर में पूछ ली जाती है, इंडिया विंस फ्रीडम। ठीक है, तो ये भी अच्छी बुक है, इंडिया विंस फ्रीडम। तो इंडिया विंस फ्रीडम जो लिखी थी, ये मौलाना अब्दुल कलाम जी के द्वारा लिखी गई थी, जो हमारे देश के फर्स्ट एजुकेशन प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट एजुकेशन प्राइम मिनिस्टर रहे हैं 1957 में ये किताब लिखी गई थी। अगला एक किताब ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छी किताब थी जो मतलब पता होना चाहिए। एक थी आपका द आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन। एक किताब का नाम था द आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन। द आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन जो लिखी थी अमृत्या सेन के द्वारा लिखी गई थी। अमृत्या सेन ने इस किताब को लिखा था 2006 में। ठीक है, तो अच्छी किताब थी ये भी, कि ये इनके द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, तो चलिए गाइस, तो यहाँ पर कुछ बहुत इम्पोर्टेंट जो थी वो मैंने आपको बताई। एक अभी रिसेंटली किताब लिखी गई थी जो कि आपको पता होनी चाहिए, नेशनल अवार्ड विनिंग बुक्स हैं ये, जिनको बारे में मैं आपको बता रही हूँ। एक है मिराज एंड अदर स्टोरी। ठीक है, तो ये है मिराज एंड अदर स्टोरी। तो मिराज एंड अदर स्टोरी नाम की ये जो किताब थी, ये दामोदर मौजू ने लिखी थी। बहुत इम्पोर्टेंट किताब है, दामोदर मौजू के द्वारा लिखी गई थी। इसने 57th ज्ञानपीठ अवार्ड भी लिया 2022 का। ठीक है, तो 57 ज्ञानपीठ अवार्ड जो लिया है इसने। ठीक है, 2022 का ये अवार्ड इनके नाम किया था इन्होंने। इसके बाद एक था नमिता गोखले के द्वारा एक नॉवेल थी, थिंग्स टू लीव बिहाइंड। ठीक है, तो ये इनके द्वारा लिखी गई थी, थिंग्स टू लीव बिहाइंड। ठीक है, तो थिंग्स टू लीव बिहाइंड ये नमिता
गोखले के द्वारा ये थी। ये था साहित्य, इस बुक को भी साहित्य पुरस्कार मिला था, साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था 2021 का। तो गाइस जो बहुत इम्पोर्टेंट थीम उनके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। साहित्य पुरस्कार ले चुकी है। इसके बाद एक थी कविता, पोयम थी, दैट इज़ अ कविता, पोयम थी, नाम ही इसका रहा कविता, ठीक है, पोयम ही थी वैसे। उसके लिए नीलमणि पोखन ने इसको लिखा था, नीलमणि पोखन ने बेसिकली इसको लिखा था। पोखन जूनियर बेसिकली ये लगाते हैं, और इन्हें 56 ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था इस किताब के लिए। तो ये भी याद रखिएगा, ज्ञानपीठ अवार्ड से सम्मानित की गई थी। 56 ज्ञानपीठ अवार्ड से इस किताब को सम्मानित हुई थी ये किताब, ठीक है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स थी जिन्हें मतलब जो कि आपको पता होनी चाहिए। इवन इंटरनेशनल अवार्डी बुक्स भी कई बार पूछ लिया जाता है, जैसे कि एक किताब थी, ठीक है, बुकर प्राइज़ मिला था द 7 मून्स ऑफ माली, ठीक है, इसका बुक का नाम था द 7 मून ऑफ माली, द 7 मून ऑफ माली अल्मेडा, ठीक है। तो ये जो किताब लिखी थी, ये लिखी थी सीहन, ठीक है, सीहन करुण तिलका ने बेसिकली लिखी थी, करुणा तिलका, ठीक है, करुणा तिलका ने लिखी थी, जिसे बुकर प्राइज़ से इसे सम्मानित किया गया था। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट सी बुक है, बुकर प्राइज़ 2022। हेल ऑफ बुक जैसन मॉट ने लिखी थी, नेशनल बुक अवार्ड बेसिकली लिया है फिक्शन में इन्होंने, ठीक है। तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं बच्चे, जो मैंने आपको कुछ किताबों के नाम बताए हैं, ये द वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो द वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक्स हैं जिनके बारे में आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। तो चलिए अगला हमारा क्वेश्चन आता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 का मेंस सिंगल टाइटल किसने जीता है, ठीक है। तो 2024 ओपन, ठीक है, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन के अगर हम बात कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024, ठीक है। तो जब हम ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 की बातें करते हैं तो किसने जीता है, नोवाक जोकोविच ने जीता है, ठीक है, ज़ेनिक सिनर ने जीता है, डेनियल मेदवेदेव ने जीता है, या रोहन बोपन्ना ने जीता है। तो ये आपको बताना है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन जो ये टेनिस का जो वो था, ये किसके द्वारा जीता गया है। तो ये ज़ेनिक सिनर के द्वारा ये जीता गया है, ठीक है। तो ज़ेनिक सिनर ने जीता है। तो इटली के स्टार, ये कहाँ के रहने वाले हैं, इटली के रहने वाले हैं, स्टार टेनिस खिलाड़ी ज़ेनिक सिनर ने ऑस्ट्रेलियन ओपन का 2024 का मैन सिंगल टाइटल अपने नाम कर लिया है। फाइनल मैच में उन्होंने रूस के डेनियल मेदवेदेव को मात दी, ठीक है। तो रनर अप जो रहे हैं वो रूस के रहने वाले ये डेनियल हैं, और सिनर ने सेमीफाइनल मैच में नोवाक जोकोविच को हराया है। तो ये बहुत ही बड़े खिलाड़ी हैं ये भी टेनिस के, जिनको इनको हरा के बहुत बड़ी बात है। सिनर ने 17.25 करोड़ की पुरस्कार राशि जीती है। साथ ही साल 1976 के बाद पुरुष एकल स्लैम प्रतियोगिता जीतने वाली ये इटली के तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं। अरीना सबाकलेका ने महिला एकल का खिताब जीता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है गाइस, काफ़ी इम्पोर्टेंट थिंग्स हैं जो कि बात मैंने करी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, टाटा ने भारत की पहली प्राइवेट हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन किया है। टाटा ने भारत की पहली प्राइवेट हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन किया है। तो एयरबस के साथ किया है, बोइंग के साथ किया है, लॉकहीड मार्टिन के साथ किया है, या जीई एविएशन के साथ किया है। तो आप मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएं कि ये समझौता ज्ञापन किसके साथ किया गया है। ओके गाइस, तो जल्दी से मुझे बताएंगे कि किसके साथ करा गया है। चलिए चलिए तो ये जो समझौता ज्ञापन किया गया है बच्चे, ये एयरबस के साथ किया गया है। सो द करेक्ट आंसर इज़ द एयरबस। तो एयरबस के साथ इस समझौता ज्ञापन को किया गया है, तो जो कि आपको याद रखना है, ठीक है। तो चलिए
वेल आई होप कि आपको यहाँ पे मेरी बात समझ आ गई होगी। किसी को भी कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, सो प्लीज़ टेल मी। नहीं समझ आया या जो कुछ भी है आप मुझसे अभी भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये किसके साथ किया है? एयर बस के साथ ये समझौता यापन किया है। तो द करेक्ट आंसर इज़ द एयर बस। ठीक, तो एयर बस इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, फ्रांस की एरोस्पेस कंपनी एयरबस टाटा के साथ मिलकर भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन स्थापित करेगी। एयरबस हेलीकॉप्टर्स ने नागरिक हेलीकॉप्टर के लिए टाटा समूह के साथ भागीदारी की घोषणा की है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। एयरबस और टाटा पहले से ही भारतीय वायुसेना को 56 विमानों की आपूर्ति के अनुबंध के साथ C-295 सैन्य परिवहन विमान के लिए वडोदरा में एक AFL स्थापित कर रहे हैं। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस महिला क्रिकेटर को यूपी पुलिस में DSP के पद पर नियुक्त किया है? DSP, तो पूनम यादव को किया है, हरमनप्रीत कौर को, दीप्ति शर्मा को किया है, स्मृति मंधाना को किया है। तो ये दीप्ति शर्मा को किया है। ठीक है, तो दीप्ति शर्मा को किया गया है। ये क्रिकेटर हैं, महिला क्रिकेटर हैं, जिन्हें अभी रिसेंटली किया है। तो यहाँ पे भारतीय स्टार महिला क्रिकेटर दीप्ति शर्मा को यूपी पुलिस में DSP के पद पर नियुक्त किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ज्वाइनिंग लेटर के साथ दीप्ति शर्मा को 3 करोड़ का चेक भी प्रदान किया। आगरा की रहने वाली दीप्ति ने एशियन गेम्स में भारत को स्वर्ण पदक दिलाने में अहम भूमिका निभाई है। दिसंबर 2023 में दीप्ति शर्मा पहली बार ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा।
ओके वेल गाइस, आई होप कि आपको यहाँ पे ये चीज़ समझ आ गई होगी। देन अगला क्वेश्चन आता है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे तेज़ तिहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं। तो सबसे तेज़ तिहरा शतक जो लगाया है किस बल्लेबाज ने, तो रिंकू सिंह ने। ठीक है, अगला आता है पृथ्वी शॉ ने या फिर तन्मय अग्रवाल या मनीष पांडे। तो ये तन्मय अग्रवाल के द्वारा ये यहाँ पर बल्लेबाज रहे हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा तिहरा शतक लगाया है। तो हैदराबाद के क्रिकेटर तन्मय अग्रवाल ने इतिहास रचते हुए फर्स्ट क्लास क्रिकेटर में सबसे तेज़ तिहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। तन्मय ने हैदराबाद में हैदराबाद अरुणाचल प्रदेश के रणजी ट्रॉफी 2023-24 प्लेट ग्रुप गेम के दौरान यह उपलब्धि हासिल की। तन्मय ने सिर्फ 160 बॉलों पर 323 रन की पारी खेली है। अपनी पारी के दौरान उन्होंने 33 चौके और 21 छक्के लगाए। दैट इज़ वेरी ग्रेट एंड अनदर प्लेयर फॉर द नेशनल क्रिकेट। ठीक है, तो तन्मय अग्रवाल ने ये बहुत बड़ा वो किया है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, किस राज्य सरकार ने हाल ही में सड़क सुरक्षा बल की शुरुआत की है। तो सड़क सुरक्षा बल की शुरुआत, तो पहला आता है बिहार ने, हरियाणा ने, पहला आता है बिहार, पंजाब, उत्तर प्रदेश या हरियाणा। तो ये जो किया गया है बिहार में किया, पंजाब में किया गया है। तो पंजाब की राज्य सरकार ने सड़क हादसों पर रोक लगाने के लिए सड़क सुरक्षा बल की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जालंधर में इस फोर्स को शुरुआत की। इस फोर्स के तहत 144 हाईटेक वाहन और 5000 कर्मचारी सड़क पर लोगों को सुरक्षा प्रदान करेंगे। ठीक है, तो ये काफ़ी बड़ी मुहिम है और इसी के साथ 5000 कर्मचारी सड़क पर करेंगे। मुख्यमंत्री मान ने कहा कि यह देश का पहला बल होगा जो सड़क सुरक्षा और यातायात प्रबंधन के लिए समर्पित होगा। ठीक है, तो ये काफ़ी बड़ी मुहिम रही है इनकी। किसने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के नए न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति मतलब वो ली है, शपथ ली है। तो आपके हैं ठीक है, तो नए सुप्रीम कोर्ट के यानी कि नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तो प्रसन्ना बी बराले, मनोज कुमार गुप्ता। ठीक है, अगला आता है संजय सिन्हा या DY चंद्रचूड़। तो ये ली है प्रसन्ना बी बराले ने। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के लिए योग्यता, तो जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं उनके लिए क्या योग्यताएं होती हैं, तो ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए वो जानते हैं थोड़ा सा गाइस कि सबसे पहले ये योग्यता जो होनी चाहिए, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1 है। ठीक है, दैट इज़ करेक्ट। तो पहली होनी चाहिए कि वह भारत के नागरिक होने चाहिए। पहला तो यही होता है कि वह भारत के नागरिक होने चाहिए। ठीक है, तो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, वह किसी भी उच्च न्यायालय या दो से अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में रहे होने चाहिए। ठीक है, तो याद रखिएगा वह किसी भी हाई कोर्ट में, ठीक है, याद रखिएगा वह किसी भी हाई कोर्ट में 2 या मैक्सिमम 2, ठीक है, मतलब न्यायालयों में 2 या 2 से न्यायालयों में लगातार 5 साल के लिए कहीं भी उन्होंने काम किया होना चाहिए। ठीक है, इसी के साथ साथ वह किसी भी उच्च न्यायालयों में लगातार 10 वर्ष तक एडवोकेट रह चुके हों। कहीं पे भी वो क्या है कि कंटिन्यूसली 10 ईयर तक एडवोकेट रहे हों। ठीक है, साथ ही राष्ट्रपति की दृष्टि में वो कानून के मामले में उच्च ज्ञाता होने चाहिए। ठीक है, कि भाई राष्ट्रपति जो हैं उनकी नज़र में जो वो हैं कि वो सबसे बड़े वो होने चाहिए। ठीक है, तो ये बड़ा ही ज़रूरी है। तो न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी बराले हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के नए न्यायाधीश के रूप में चुने गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में प्रधान न्यायाधीश DY चूड़ामणि ने न्यायमूर्ति बराले की शपथ दिलाई है। और जो करंट में हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, तो जो हमारे करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो चंद्रचूड़ हैं अभी करंट में, और इन्हीं के साथ इन्होंने अभी रिसेंटली ये शपथ दिलाई है। ठीक है, तो इनसे पहले वह कर्नाटक हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश और बॉम्बे उच्च न्यायालय में न्यायाधीश थे। यह नियुक्ति इस नियुक्ति के साथ सुप्रीम कोर्ट में 34 न्यायाधीशों की संख्या
पूरी हुई है। ठीक है, तो यही नियुक्ति थी जिसके बाद अब कंप्लीट वो हो गई है। अगला आता है भारतीय सेना संयुक्त सैन्य अभ्यास, ठीक है, साडा तनसिक का आयोजन किस देश के साथ कर रही है। ठीक है, तो ये एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, यानी कि आर्मी एक्सरसाइज है। तो किस देश के, सऊदी अरब, कतर, बहरीन या ओमान के साथ। तो ये आपको बताना है कि इंडिया के साथ मिलकर ये जो साडा तनसीन है, ये किसके साथ हो रहा है, तो ये सऊदी अरब के साथ हो रहा है। तो सऊदी अरब सैन्य अभ्यास साडा तनसिक के पहले संस्करण का आयोजन राजस्थान के महाजन में किया जा रहा है और यह एक्सरसाइज 29 जनवरी से 10 फरवरी तक चलने वाली है। 45 सैन्य कर्मियों वाली सऊदी अरब की टुकड़ी का प्रतिनिधित्व रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेस द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। प्रवासी भारतीय दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। यह दिवस पहली बार किस वर्ष मनाया गया था। ठीक है, तो ये 4 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। तो 2001 में मनाया गया था, 2 में, 3 में या 4 में। तो ये पहली बार 2003 में मनाया गया था। ठीक है, इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट डे जनवरी के, क्योंकि आज जनवरी का 31 तारीख है, लास्ट डे है, तो हमें इसके कुछ इंपॉर्टेंट डे पता होने चाहिए। जैसे कि 1 जनवरी को पारिवारिक दिवस। ठीक है, तो अब 1 जनवरी को वर्ल्ड फैमिली डे मनाया जाता है। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 6 जनवरी को युद्ध अनाथों का विश्व दिवस मनाया जाता है। 8 फरवरी को अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना दिवस और 10 फरवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 11 फरवरी को लाल बहादुर शास्त्री जी की पुण्यतिथि। 12 तारीख को राष्ट्रीय युवा दिवस। 15 तारीख को भारतीय सेना दिवस। 23 तारीख को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती। 24 तारीख को राष्ट्रीय बालिका दिवस। 25 को राष्ट्रीय मतदाता दिवस, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 को दोनों मनाए जाते हैं। 26 को गणतंत्र दिवस, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस। 28 को लाला लाजपत राय जयंती और 30 तारीख को शहीदी दिवस या शहीद दिवस या विश्व कुंठ उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। अगला आता है एरोजोल फाइबर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। एरोजोल एक नए प्रकार का कार्यात्मक कपड़ा है। इसमें बेहतर श्वसन क्षमता, नमी शोषण और तापीय शोधन की क्षमता होती है। जो एरोजोल है ये एक प्रकार का फाइबर है जो कि एक अच्छा कपड़ा होता है, जो कि आपको सांस लेने में बहुत मदद करता है। इसमें कम सांद्रता, उच्च घनत्व और कम तापीय चालकता जैसे अद्वितीय गुण होते हैं। इसकी मोटाई पारंपरिक स्वेटर या डाउन जैकेट की मोटाई का एक अंश मात्र है, जो धारण करने वालों को ठंड से बचा सकता है। ठीक है, तो ये आपको बताना है कि इनमें से कितने कथन सही हैं। तो इसके बारे में देखते हैं। हाल ही में शोधकर्ताओं ने ध्रुवीय भालू की फर संरचना के आधार पर बुना हुआ एरोजोल फाइबर विकसित किया है। तो ये भालू की फर का बना हुआ है। ठीक है, एरोजोल फाइबर उत्कृष्ट थर्मल इंसुलेशन, नमी अवशोषण और सांस लेने की क्षमता के साथ एक नए प्रकार का कार्यात्मक कपड़ा है। इसमें उच्च सांद्रता, कम घनत्व और तापीय चालकता जैसे अद्वितीय गुण हैं। यह तापीय रोधन के लिए आदर्श सामग्री है। फाइबर में असाधारण तापीय और यांत्रिक गुण भी होते हैं और ये धोने योग्य, रंगने योग्य, टिकाऊ होता है। यह बुनाई और बुनाई के लिए उपयुक्त है। एरोजोल एक थर्मल आइसोलेटिंग पदार्थ है जिसका उपयोग ज़्यादातर एरोस्पेस क्षेत्र में किया जाता है। इसका उपयोग फाइबर बनाने के लिए किया जाता है। इस फाइबर में पॉलीयूरेथेन, ठीक है, पॉलीयूरेथेन कोटिंग होती है और ये अविश्वसनीय रूप से हल्का होता है। इसकी मोटाई पारंपरिक स्वेटर, डाउन जैकेट की मोटाई का एक अंश मात्र है, जो धारण करने वालों को ठंड से बचा सकता है। ठीक है, तो ये अभी रिसेंटली इसका वो किया गया है। सो वेल, आई होप गाइस कि किसी को भी कोई प्रॉब्लम, दिक्कत तो पूछ सकते हैं। अगला आता है माइक्रोबायोम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कि माइक्रोबायोम के संबंध में यहाँ पे पूछा गया है। तो गाइस पहला बोला है माइक्रोबायोम बैक्टीरिया, कवक, वायरस, शैवाल, प्रोटोजोआ और वायरस के संयोजन को संदर्भित करता है जो एक निश्चित क्षेत्र में पाए जाते हैं, जैसे कि मानव आँख। ठीक है, तो माइक्रोबायोम सूक्ष्म जीव इतने छोटे होते हैं कि इन्हें माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है, लेकिन वह मानव स्वास्थ्य और कल्याण में महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं। तो ये दोनों ही कथन सही हैं। तो इसमें बोला है कौन सा कथन सही है। तो 1 और 2 दोनों कथन सही हैं। यहाँ लिखा भी हुआ है। माइक्रोबायोम का तात्पर्य मानव आँख जैसे किसी भी विशेष स्थान पर मौजूद बैक्टीरिया, कवक, वायरस, शैवाल, प्रोटोजोआ और वायरस के संग्रह से है। माइक्रोबायोम सूक्ष्म जीवों का एक संग्रह है जो एक विशेष वातावरण में रहते हैं। सूक्ष्म जीव इतने छोटे होते हैं कि इन्हें माइक्रोस्कोप से देखा जाता है और लेकिन मानव स्वास्थ्य और कल्याण में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।
मनुष्य में माइक्रोबायोम का प्रयोग अक्सर उन सूक्ष्म जीवों का वर्णन करने के लिए किया जाता है जो शरीर के किसी विशेष भाग जैसे त्वचा, जठरांत संबंधी मार्गों में या उस पर स्थित रहते हैं। मानव शरीर में लगभग 39 ट्रिलियन बैक्टीरिया होते हैं। ओ माय गॉड। ठीक है, तो ये क्या आपको याद रखना है। आई होप गाइस कि आपको ये सारी चीज़ें डेफिनेटली याद हो गई हैं। किसी को भी कोई दिक्कत है, परेशानी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में। जब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। विथ लॉट्स ऑफ लव एंड केयर। थैंक यू सो मच गाइस।